हेलो दोस्तों, आपका न्यू स्टडी जोन में स्वागत है। आज हम यूपी ट्रिपल एससी के चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। ये चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। हम हिस्ट्री के आज क्वेश्चंस करेंगे चैप्टर वाइज। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो आप सभी को अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। इसी के साथ हम आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। कल हमने यहाँ तक क्वेश्चन किए थे। आज हमें 30 नंबर क्वेश्चन से करना है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया था। कुशीनगर में, सारनाथ में, श्रावस्ती में, बामियान में। तो भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची जो मूर्ति है कांस्य प्रतिमा, वो कहां पर बनाने का निर्णय लिया गया था? वो आपका कुशीनगर में बनी हुई है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। दिसंबर 2013 में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मैत्रेय परियोजना के तहत सबसे ऊंची 200 फीट भगवान बुद्ध की कांस्य प्रतिमा उनके महापरिनिर्वाण स्थल कुशीनगर में स्थापित करने का निर्णय लिया। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट है, कुशीनगर 2013 में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? 30 नंबर क्वेश्चन में अभी बताया, बुद्ध को महापरिनिर्वाण आपका कहाँ मिला? कुशीनगर में ही मिला। इसी की वजह से आपकी जो 200 फीट ऊंची प्रतिमा है वो कुशीनगर में बनाई गई। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके गृह त्याग 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने किया था। गृह त्याग कब किया था? 1534 ईस्वी में, ईसा पूर्व में। गृह त्यागने को ही बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण। ज्ञान प्राप्ति इनको कहां पर हुई थी? बोध गया बिहार में हुई थी। मृत्यु इनकी कुशीनगर में हुई थी 483 ईसा पूर्व में। मृत्यु होने की घटना को ही क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण। तो यहाँ पर हमारा महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? हुमायूं का मकबरा, महाबोधि मंदिर समूह, कुतुब मीनार, लाल किला परिसर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी राइट होगा, महाबोधि मंदिर समूह। महाबोधि मंदिर कहाँ है आपका? बिहार के गया जिले में स्थित है। इसका निर्माण ईसा पूर्व 30वीं शताब्दी में सम्राट अशोक ने करवाया था। वर्तमान मंदिर 5वीं 6वीं शताब्दी में बनवाया गया, जो कि पूरी तरह से ईंटों से निर्मित है। यहीं पर गौतम बुद्ध को बैसाख पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और वे बुद्ध कहलाए थे। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार कहाँ किया? महाबोधि मंदिर समूह से किया, जो बिहार के गया जिले में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने डैश में धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र का उपदेश दिया? कपिलवस्तु में, लुम्बिनी में, बोध गया में, सारनाथ में। तो ऑप्शन डी आपका राइट होगा, सारनाथ। धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र किसे कहा जाता है? जहां आपने महात्मा बुद्ध ने जहां पर प्रथम उपदेश दिया था उसे ही क्या बोला जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन बोला जाता है। महात्मा गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन
कहा जाता है। और कहाँ दिया था इन्होंने प्रथम उपदेश? सारनाथ में दिया था, इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट होगा, सारनाथ। अगर आपसे ये पूछे गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं, तो कहाँ दिए? श्रावस्ती में दिए हैं, जो कौशल देश की राजधानी है श्रावस्ती। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 आपका। उस स्थान का नाम बताएं जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया। कौशाम्बी, कुशीनगर, बदायूं, चित्रकूट। आपको उस स्थान का नाम बताना जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। वही क्वेश्चंस हैं, सारे घुमा फिरा के पूछे गए हैं। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक आपके महात्मा बुद्ध हैं। इनकी मृत्यु 80 वर्ष की आयु में हुई थी। कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। और इसकी मृत्यु की घटना को क्या बोला जाता है बौद्ध धर्म में? महापरिनिर्वाण बोला जाता है। दोनों बात एक ही है, परिनिर्वाण या महापरिनिर्वाण। तो ऑप्शन आपका बी राइट है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 35 है। पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी थ्रीफोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं है? अभिधम पिटक, सुत्त पिटक, उपासका पिटक, विनय पिटक। तो बौद्ध धर्म के जो त्रिपिटक है उनके नाम क्या है? अभिधम पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक। उपसाका पिटक नहीं है, तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, उपसाका पिटक। बुद्ध ने कोई पुस्तक नहीं लिखी थी। इनके उपदेश मौखिक ही होते थे। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शिष्यों ने बुद्ध के उपदेशों का संग्रह त्रिपिटक में किया है। इसकी रचना पाली भाषा में है। तो त्रिपिटक की भाषा कैसी है? पाली है। त्रिपिटक में आपका सुत्त पिटक आता है। सुत्त पिटक में क्या है? धर्म संबंधी बातों की चर्चा है। अभिधम पिटक में दार्शनिक विचारों का संकलन है। और विनय पिटक में नीति संबंधी बातें हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ये त्रिपिटक में से एक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 36। त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जैनियों से, बुद्धों से, सिखों से, हिंदुओं से। तो अभी बताया त्रिपिटक आपका बौद्धों से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका राइट है। पाली भाषा में है। 3 पिटक कौन कौन से हैं आपके? अभी बताया है, अभिधम, विनय और सुत्त पिटक। ये सारे आपके क्या है? त्रिपिटक। ऑप्शन आपका बी राइट था। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप में जाना जाने लगा? जिन, बुद्ध, ज्ञान, बोध। तो ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध को बुद्ध जाना गया, बुद्ध के रूप में जाना गया। तो ऑप्शन आपका बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 आपका, बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? क्योंकि आपको बोध गया बताना है, ये जो है बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है महत्वपूर्ण? क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ पैदा हुए थे? नहीं, वो लुम्बिनी में हुए थे। क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था? क्योंकि गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद यहाँ अपना पहला उपदेश दिया था? नहीं, पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में दिया इन्होंने। क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ निर्वाण प्राप्त किया? तो गौतम बुद्ध ने कुशीनगर में निर्वाण प्राप्त किया, कुशीनगर, और ये लुम्बिनी। तो ऑप्शन आपका कौन सा बचा? ऑप्शन बी बचा, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था। बोध गया में क्या किया था? ज्ञान प्राप्त किया था, इसीलिए बौद्ध तीर्थ केंद्र यहाँ पर महत्वपूर्ण माना जाता है। ऑप्शन बी हमारा राइट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्टी 39 है आपका। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में दिया। नेक्स्ट, बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? सारनाथ आपको बताना है। तो यहाँ पर सबसे प्रथम उपदेश दिया था भगवान बुद्ध ने। भगवान बुद्ध ने सारनाथ में ज्ञान प्राप्त किया था? नहीं, बोध गया में किया। भगवान बुद्ध का जन्म सारनाथ में हुआ? नहीं, लुम्बिनी में हुआ था। भगवान बुद्ध का सारनाथ में महापरिनिर्वाण हुआ था? नहीं। ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था? हाँ, सारनाथ में सबसे पहला उपदेश दिया था भगवान बुद्ध ने। ऑप्शन डी हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ है, आपको कैवल्य का अर्थ बताना है क्या है। दूसरों को शिक्षा देना, दूसरों का अनुसरण करना, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना, दूसरों की सेवा करना। तो कैवल्य का अर्थ है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। ऑप्शन आपका सी राइट है। फोर्टी 42 आपका क्वेश्चन है, 24वें जैन तीर्थंकर या अंतिम तीर्थंकर थे? पार्श्वनाथ, ऋषभ, महावीर, अरिस्टनेमी। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? 24वें जैन तीर्थंकर आपके महावीर स्वामी थे। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम एवं 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी से पहले 23वें कौन थे आपके? 23वें थे आपके पार्श्वनाथ। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर अगर पूछे तो ऋषभदेव। महावीर स्वामी ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर कहलाए, जिसका अर्थ है अपनी साधना में अतुल्य पराक्रम दिखाना। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। इन्होंने 4 महाव्रत दिए थे, सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह। फिर उसके बाद महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थंकर थे, इन्होंने ब्रह्मचर्य जो है 5वां महाव्रत इसमें जोड़ा था। तो जैन धर्म के 5 महाव्रत हैं, सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह और 5वां है आपका ब्रह्मचर्य। 5वां महावीर स्वामी ने जोड़ा था और 4 आपके पार्श्वनाथ जी ने दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? महावीर, ऋषभ, पारसनाथ, पद्मनाभ। तो आपके ऋषभदेव जो है वो पहले जैन तीर्थंकर थे। ऑप्शन आपका बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 44। जैन धर्म में 3 रत्न, त्रिरत्न दिए जाते हैं और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है। वे क्या हैं? सही भाषण, सही ज्ञान और सही आचरण। बी ऑप्शन है सही विश्वास, सही ज्ञान और सही व्यवहार। सी ऑप्शन है आपका सही विश्वास, सही पद और सही आचरण। डी है सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। तो जैन धर्म के जो त्रिरत्न है उनका जो अर्थ है वे हैं 3। कौन कौन से? ऑप्शन डी हमारा राइट है, सही विश्वास, सही ज्ञान, सही आचरण। ऑप्शन डी हमारा राइट है। इनके जो नाम है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। दर्शन मतलब सही विश्वास, ज्ञान सही ज्ञान और सम्यक आचरण मतलब सही आचरण। सदा सुख दुख में संभाव जो रहे उसका अर्थ है सम्यक आचरण का अर्थ है। क्लियर? तो ऑप्शन डी आपका राइट है। ये जैन धर्म के त्रिरत्न थे।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिनका नाम देवनामप्रिय प्रियदर्शी भी था। देवनामप्रिय प्रियदर्शी जो है वो किसका नाम है, आपको बताना है। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त, मौर्य सम्राट अशोक, गौतम बुद्ध, भगवान महावीर। तो देवानामप्रिय प्रियदर्शी जो नाम है ये आपका अशोक जी का नाम है, मौर्य सम्राट अशोक का नाम है। ऑप्शन बी आपका राइट है। यह बौद्ध धर्म के सबसे प्रतापी राजा थे। उनका शासनकाल 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक चला था। तो ऑप्शन बी आपका राइट है। नेक्स्ट, फोर्टी 46 आपका क्वेश्चन है, राजा कनिष्क के शासन काल के दौरान दरबारी चिकित्सक का नाम बताइए। राजा कनिष्क के शासन काल में कौन आपका दरबारी चिकित्सक था, उसका नाम बताना। सुश्रुत, कश्यप, चरक, पतंजलि। तो ऑप्शन आपका सी राइट है, चरक। चरक जो है कुषाण राजा कनिष्क के दरबारी चिकित्सक थे। वे आयुर्वेद के प्रख्यात विद्वान तथा कनिष्क के राज्य वैद्य थे। चरक कृत चरक संहिता औषध शास्त्र के ऊपर प्राचीनतम रचना है। पूछा जाता है चरक संहिता किससे संबंधित है, तो चिकित्सक से संबंधित है, चिकित्सा से। ठीक है, ये क्वेश्चन शायद यूपी पेट में भी आया हुआ है। तो ऑप्शन आपका 46 का सी सही है। फोर्टी 47 आपका क्वेश्चन है, नगर पालिका प्रशासन की एक विस्तृत प्रणाली की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से सबसे प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, अकबर। तो आपका ऑप्शन बी राइट है, चंद्रगुप्त मौर्य। फोर्टी 48 क्वेश्चन है आपका, कनिष्क के शासन काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध संगति आयोजित की गई थी। तो कल मैंने चारों बौद्ध संगति बताई थी आपको। तो कनिष्क के शासन काल में कौन सी बौद्ध संगति हुई थी आपकी, चौथी हुई थी। ऑप्शन आपका सी राइट है। कहाँ हुई थी, कुंडलवन नामक स्थान पर हुई थी। अध्यक्षता किसने की थी इसकी, वसुमित्र ने की थी तथा अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। उपाध्यक्ष आपके अश्वघोष थे और अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। कुंडलवन में हुई थी, चौथी बौद्ध संगति थी कनिष्क के शासन काल में। ये आपको 4-5 चीजें इसकी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक चीज और इंपॉर्टेंट है, बौद्ध धर्म में इस प्रस्तुत 2 संप्रदाय हैं, हीनयान और महायान। आपका क्वेश्चन है 49, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक है। इंडिका जो है पुस्तक किसकी है, ये मैगस्थनीज की है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। किसके शासनकाल के में ये थे आपके, मैगस्थनीज आपके किसके दरबार में थे, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन समय ये थे। मैगस्थनीज जो है भारत में यात्रा समय 304 से 299 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य के समय था ये। इसकी रचना है इंडिका। फहान जो है 399 से 414 ईस्वी तक रहा, किसके समय में था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय था। इसकी रचना क्या है, फुक्यू की।
हुइनसॉन्ग 629 से 645 ईसा पूर्व तक थे और हर्षवर्धन के समय थे ये, और इनकी रचना है CU की। ऑप्शन आपका कौन सा राइट था वहां? ए, इंडिका आपकी रचना मैगस्थनीज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी बताया था ये चरक संहिता संबंधित है राजनीति से, चिकित्सा से, वास्तुकला से, गणित से। तो चरक संहिता आपकी चिकित्सा से संबंधित है, ऑप्शन बी आपका राइट है। ये कहाँ तक जो आपके चरक हैं, ये एक प्रसिद्ध आयुर्वेद के विद्वान थे, अभी बताया। किसके दरबार में थे ये? कनिष्क के दरबार में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 51। मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से डैश पर निर्भर करती है? कृषि अर्थव्यवस्था पर, व्यापार आधारित अर्थव्यवस्था पर, उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था, युद्ध आधारित अर्थव्यवस्था। तो मौर्य अर्थव्यवस्था आपकी मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है? कृषि अर्थव्यवस्था पर। ऑप्शन आपका ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख है 11वां, 12, 13वां, 14वां। तो सबसे प्रधान शिलालेखों में से सबसे बड़ा शिलालेख आपको बताना है कौन सा है। तो ऑप्शन आपका सी राइट है, 13वां शिलालेख। अशोक का शासनकाल था आपका 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व के प्रधान शिलालेखों में 13वां शिलालेख सबसे बड़ा था, जिसमें अशोक के शासन के 8वें वर्ष होने वाले कलिंग युद्ध का वर्णन है। तो आपसे ये भी पूछा जाता है कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में है या शिलालेख में है? तो वो आपका 13वें शिलालेख में है और ये सबसे बड़ा शिलालेख है। ऑप्शन सी आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 आपका, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी कौन सी थी? कलिंग की राजधानी बतानी है आपको। अशोक के आक्रमण के समय कौन सी थी? तक्षशिला, पाटलिपुत्र, उज्जैन, तोसाली। तो आपकी तोसाली जो है कलिंग की राजधानी थी तोसाली। कलिंग का युद्ध कब हुआ था आपका? 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद यानी 9वें वर्ष में कलिंग को विजय किया था। इसके बाद जो इसका उल्लेख है वो 13वें शिलालेख में मिलता है। इसी युद्ध के बाद अशोक ने धर्म विजय की नीति अपनाई थी। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी राइट है। देव नाम प्रिय नाम किसे दिया गया था? हर्ष को, अशोक को, कनिष्क को, चंद्रगुप्त मौर्य को। तो देव नाम प्रिय आपका जो नाम है वो किसका है? अशोक का है। ऑप्शन बी आपका राइट है। अशोक को उसके अभिलेखों में समानता देव नाम प्रिय से संबोधित किया गया है। भ्राभु अभिलेख में अशोक को प्रियदर्शी, जबकि मास्की में बुद्ध शाक्य कहा गया है। तो ये तीनों नाम आपके किसके हैं? अशोक के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, निम्नलिखित किनके बीच तक्षशिला शहर स्थित था? सिंधु और झेलम, झेलम और चेनाब, चेनाब और रावी, रावी और ब्यास। तो सिंधु और झेलम नदी के बीच में आपका तक्षशिला शहर स्थित है। ऑप्शन ए आपका राइट है। तक्षशिला शहर सिंधु तथा झेलम नदी के बीच स्थित है। तक्षशिला पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित है। तक्षशिला प्राचीन काल में गंधार राज्य की राजधानी थी। रामायण के अनुसार भरत ने अपने पुत्र तक्ष के नाम पर इसका नाम तक्षशिला रखा। तक्षशिला प्राचीन काल में शिक्षा के लिए विश्वविख्यात रहा था। यहीं पर तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट सिर्फ और सिर्फ इतना है, तक्षशिला शहर जो है सिंधु और झेलम नदी पर स्थित है और ये तक्षशिला आपका पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित है। तो ऑप्शन आपका ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56,
सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उसके विजय का उल्लेख करता है? अभी बताया 13वां, तो ऑप्शन डी आपका राइट है। नेक्स्ट, अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष डैश में से डैश में एक स्तंभ पर था? कन्नौज, गौतम बुद्ध नगर, संभल, सारनाथ। जो अशोक का सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष है आपका, चतुर्मुख वो आपका डैश में किसके स्तंभ पर था? कन्नौज के, गौतम बुद्ध नगर के, संभल के या सारनाथ के? तो वो सारनाथ में एक स्तंभ पर था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। या एक ये जो आपका सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष है, ये आपका सारनाथ से लिया गया है। ये भी ऐसे भी क्वेश्चन इसको पूछ सकता है। अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष सारनाथ से लिया गया था। इस स्तंभ में 4 सिंह पीठ से पीठ सटाए बैठे हैं। इसे ही भारत सरकार ने राष्ट्र चिन्ह के रूप में स्वीकार किया है। तो ऑप्शन आपका डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 क्वेश्चन है आपका। चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता था। इसके अलावा, किसके अलावा? चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, ये तीनों आपके चाणक्य के नाम हैं। समुद्रगुप्त आपका इसका नाम नहीं है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। पूछा जाता है भारत का नेपोलियन कौन था? तो कौन था? समुद्रगुप्त था। तो ऑप्शन आपका डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था? सारनाथ, शाहबाजगढ़ी, धौली, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है शाहबाजगढ़ी। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था। सारनाथ में किया गया, धौली में किया गया, शाहबाजगढ़ी में ब्राह्मी लिपि का उपयोग नहीं किया गया। इसमें आपका किस लिपि का प्रयोग किया गया है? खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन आपका बी राइट है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? स्तंभ, स्तूप, चैत्य, बारादरी। तो आपका जो स्तंभ है ये आपका राइट आंसर होगा। मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान क्या है? स्तंभ। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 है, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्य अधीन नहीं था? अशोक के कौन सा साम्राज्य के अधीन नहीं था? कश्मीर, गुज्जर, कर्नाटक, कामरूप। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी राइट है, कामरूप। कर्नाटक के मास्की अभिलेख तथा दतिया जिले के गुजरा अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि अशोक का साम्राज्य कर्नाटक तथा गुजरात तक विस्तृत था। अशोक का कश्मीर पर भी अधिकार था। कल्हड़ की राज तरंगरी के अनुसार यहाँ उसने श्रीनगर को बसाया। गुज्जर शासन में उज्जैन क्षेत्र में भी अशोक के अधीन रहा। कामरूप असम का पुराना नाम है, अशोक के साम्राज्य अधीन नहीं था। तो ऑप्शन आपका डी राइट है, कामरूप। ये आपका असम का पुराना नाम है। अगर पूछा जाए असम का पुराना नाम क्या है तो कामरूप है, और ये अशोक के अधीन नहीं था। तो ऑप्शन डी आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बृहद सांची स्तूप
किस काल से संबंधित है? कुषाण काल, गुप्त काल, हर्षवर्धन काल, मौर्य काल। बृहदसाक्षी स्तूप आपका मौर्य काल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? महर्षि जैमिनी, स्वामी रामदेव, महर्षि पतंजलि, महर्षि अरविंद। तो योग दर्शन के प्रवर्तक आपके महर्षि पतंजलि जी हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय दर्शन साहित्य में महर्षि पतंजलि ने 3 ग्रंथ लिखे हैं, कौन से हैं? योग सूत्र, महाभाष्य, आयुर्वेद पर ग्रंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुष्यमित्र ने इस वंश की स्थापना की। उसके प्रभुत्व दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैले थे। पाटलिपुत्र, अयोध्या और विदिशा के शहर शामिल थे। उन्होंने 2 अश्वमेध बलिदान किए। उन्होंने बैक्टीरियन राजा डोमेट्रियस को भी हराया। राजवंश का 5वां राजा भागभद्र था। पतंजलि का गौरव ग्रंथ महाभाष्य इस समय के दौरान लिखा गया था। कौरव राजवंश, आपको वंश बताना है कि कौन सा है? दास राजवंश, चोल राजवंश, शुक राजवंश। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन डी राइट होगा, शुक वंश। पुष्यमित्र जो है आपके शुक वंश में ही थे। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। मौर्य वंश के अंतिम राजा कौन थे? बृहद्रथ थे। बृहद्रथ को उनके सेनापति पुष्यमित्र ने मारकर शुक वंश की स्थापना की। मालविकाग्निमित्र तथा दिव्या अवदान के अनुसार पुष्यमित्र का साम्राज्य उत्तर से हिमालय से लेकर बरार तक तथा पश्चिम के पंजाब से लेकर पूर्व तक मगध तक विस्तृत है। शुक राजवंश के शासनकाल में ही पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की। तो पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की किस वंश में? शुक वंश में। क्लियर? तो पुष्यमित्र का नाम देखते ही हमें और कुछ सोचना ही नहीं था, शुक वंश पे जाना था, इतना पढ़ने की जरूरत भी नहीं थी क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 65। प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? पतंजलि अभी बताया किसके थे? पुष्यमित्र। शुक वंश के थे पुष्यमित्र। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। आज हम 70 क्वेश्चन करेंगे, टोटल 70। 66 है आपका, कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान रहता था? पराशर, सुश्रुत, चरक, धन्वंतरी। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी राइट है, चरक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुषाण मूलतः कहाँ के निवासी थे? मध्य एशिया, चीनी तुर्किस्तान, तिब्बत, ईरान। तो कुषाण जो है आपके चीनी तुर्किस्तान के निवासी थे। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 68। गुप्त काल आपका स्टार्ट हो गया है। निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, इनमें से कोई नहीं, श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए राइट है, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल 375 ईसा पूर्व से 415 ईसा पूर्व के था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था। नवरत्न के ये सारे नाम हैं आपके। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो विक्रमादित्य किसकी उपाधि है? चंद्रगुप्त द्वितीय की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 69 है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आपका। हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेश्वर से स्थानांतरित हुई थी? यानी कौन सी राजधानी थी पहले आपकी हर्षवर्धन के शासनकाल में, बाद में थानेश्वर बनी थी? तो पहले आपकी कौन सी थी? कन्नौज थी। नहीं, थानेश्वर पहले थी, उसके बाद में कन्नौज हुई थी।
हर्षवर्धन प्राचीन उत्तर भारत का एक सम्राट था जिसने 606 ईसा पूर्व से लेकर 647 ईसा पूर्व तक शासन किया था। यह पुष्यभूति वंश का था। इन्होंने अपनी शासनकाल में अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित किया था। ठीक है, मैं उल्टा बोल गई थी। तो ऑप्शन आपका डी राइट है, पहले थानेश्वर थी, बाद में कन्नौज की गई थी। कन्नौज में इनकी बहन का विवाह हुआ था, तो वहीं पर ये चले गए थे। आपका लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिश्रेण थे? हरिश्रेण, इनमें से कोई नहीं, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त। तो ऑप्शन आपका बी राइट है, हरिश्रेण जो है आपके समुद्रगुप्त शासक के दरबारी कवि थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। हरिश्रेण ने कौन सी पुस्तक लिखी है? प्रयाग प्रशस्ति। तो ऑप्शन आपका बी राइट है। आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट 71 से क्वेश्चन हम बाद में करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी ये वीडियो तो सभी लोग लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। थैंक यू।